नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासीय कक्षा में आपका स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्रिक में हम दुष्यंत कुमार की गजलें पढ़ रहे हैं। आज आपके पाठ्यक्रम की तीसरी गजल, माफ कीजिए, चौथी गजल। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, मौसम एक गुलेल लिए था, पट से नीचे आन गिरा। बंजर धरती, झुलसे पौधे, बिखरे कांटे, तेज हवा, हमने घर बैठे बैठे ही सारा मंजर देख लिया। चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। सहने को हो गया इकट्ठा इतना सारा दुख मन में, कहने को हो गया कि देखा अब मैं तुमको भूल गया। धीरे धीरे भीग रही है सारी ईंटें पानी में, इनको क्या मालूम कि आगे चलकर इनका क्या होगा। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, मौसम एक गुलेल लिए था, पट से नीचे आन गिरा। कबूतर के माध्यम से पहले पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाया करते थे। तो एक कबूतर चिट्ठी लेकर, माने एक सुधार की भावना लेकर कोई जोशीला नौजवान, या कहें कि आजादी के बाद पहली बार आम जन या आम हिंदुस्तानी अपने विचारों को लेकर हवा में उड़ा, माने तत्पर हुआ, तैयार हुआ। मौसम एक गुलेल लिया था, लेकिन उस समय देश का माहौल ऐसा था कि मौसम गुलेल लिए था। गुलेल मतलब, गुलेल आप जानते हैं एक तरीके का हथियार होता है जिससे कि पक्षियों का शिकार किया जाता है, या पेड़ों वेड़ों से फल तोड़ने के लिए बच्चे काम में लेते हैं। तो कवि कहता है मौसम एक गुलेल लिया था। मौसम माने देश का माहौल ऐसा था कि उसने उस कबूतर को उड़ान ही नहीं भरने दी, वो पट से नीचे आ गिरा। माने उस माहौल ने उस विचार को व्यवहार में नहीं आने दिया, या उसको उसके विरोध को दबा दिया गया। बंजर धरती, झुलसे पौधे, बिखरे कांटे, तेज हवा। ऐसी धरती जहां पर कुछ उपजता नहीं, झुलसे पौधे, अगर उपज भी गया तो उचित देखभाल के अभाव में झुलसे हुए पौधे, बिखरे कांटे, जगह जगह लहूलुहान करने वाली स्थितियां, तेज हवा और उसके ऊपर तेज हवाएं, माने कुछ भी ऐसा नहीं जो अनुकूल हो। हमने घर बैठे बैठे ही सारा मंजर माने नजारा, दृश्य, हमने घर बैठे बैठे ही सब कुछ देख लिया। माने हमने हर तरह से आजमाइश करके देख ली, लेकिन कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं मिला। चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। आम तो आप चट्टान माने समझते हैं आप बड़ा पत्थर, पत्थर के ऊपर आसानी से कोई निशान नहीं पड़ता। तो कवि कहता है, आप अतिशयोक्ति देखिए या बात का, या वो कहना जो चाह रहे हैं उसकी उसका जो भार है, उसका जो वजन है, वो देखिए कि चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँव की। माने मैं अगर किसी पत्थर पर खड़ा हो गया तो उस पत्थर तक पे मेरे पैर की छाप, मेरे पाँव का निशान रह गया। तो जरा सोच के देखो कि मैंने कितना बोझ उठा रखा था, मैं कितना बोझ उठाकर उन रास्तों से गुजरा था जिन रास्तों पर ऐसी चट्टानें थी, और जिन चट्टानों पर मैं अगर पल भर के लिए खड़ा रह गया तो मेरे पाँव के निशान वहां पड़ गए। भावार्थ ये है कि मेरे विचारों का, मेरे क्रांतिकारी विचारों का बोझ मुझ पर इतना ज्यादा था, या इतना ज्यादा रहा, कि जहां भी मैंने इन विचारों को अभिव्यक्त किया वहां थोड़ा बहुत कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई असर तो जरूर हो गया। तो आप सोचिए कि पत्थर जैसे व्यवस्था पर भी अगर कई निशान कुछ छोड़े हैं या वहां पर कुछ प्रभाव पड़ा है, तो सोचिए कि कितना प्रयास करना पड़ा होगा, कितनी कोशिशें करनी पड़ी होंगी। सहने को हो गया इकट्ठा इतना सारा दुख मन में, कहने को हो गया कि देखा अब मैं तुमको भूल गया। क्या होता है, एक आपने गाना भी, गजल सुनी होगी बड़ी पुरानी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। माने जब आपको ये लगता है कि आपकी तकलीफ सामने वाला समझेगा ही नहीं, आपके दुख को सामने वाला समझ नहीं पाएगा, या हम
खुद अपने उस दुख से निजात पाना चाहते हैं, अपने उस परेशानी को भूलना चाहते हैं, तो हम ऐसे दिखाते हैं या हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि अब हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि वास्तविकता ये होती है कि उस चीज से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। तो कवि कहता है, सहने को हो गया इकट्ठा इतना सारा दुख मन में, इतना सारा दुख मेरे मन में था जिससे कि मुझे निरंतर पल पल छिन छिन अपने आप को तोड़ तोड़ कर सहना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी कहने के लिए मैं ये कह रहा था कि देखो अब तो मुझे तुम्हारे याद ही नहीं आती, माने अब मैं तुमसे कुछ उम्मीद ही नहीं रखता जिस उम्मीद से मैंने तुमको चुन कर भेजा था, अपने देश का शासन तुम्हारे हाथ में सौंपा था, तो वो तुमने उसको किस तरह से विकृत कर दिया। उस विकृत करने के पीछे मेरी जो दुख है, मेरी जो पीड़ा है, जो मेरी तकलीफ है, वो इतनी ज्यादा है कि मुझे पल पल कचोटती है, पल पल तोड़ती है, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं यही कहता हूं कि मुझे अब तुमसे कोई मतलब ही नहीं रहा। धीरे धीरे भोग रही हैं सारी ईंटें पानी। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं ये। इनको क्या मालूम कि आगे चलकर इनका क्या होगा। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब ईंटों को पहले तो ईंटों को तपाया जाता है भट्टी में, जब वो अपने कारखाने में होती हैं या ईंटों के भट्टे पे होती हैं, तो उनको पकाया जाता है, माने उनको ताप दिया जाता है, उन्हें गर्म किया जाता है। और जब वो गर्म हो जाती हैं तो शायद उनको लगता होगा कि अब हमारा सफर यहाँ खत्म हो गया, अब हम अपने अस्तित्व में आ गए। लेकिन वो उनका अस्तित्व में आने का वो उनको जिस प्रयोजन से उस अस्तित्व में लाया गया है, उस प्रयोजन को वो नहीं जानती होती हैं। तो जब वो अपने वास्तविक आकार में आ जाती हैं, तप कर, जल कर, पक कर, उसके बाद उन्हें भिगोया जाता है। आप बता सकते हैं क्यों भिगोया जाता है? अगर ये मेरी लाइव क्लास होती तो निश्चित रूप से आप मुझे जवाब देते कि उन्हें जब हम चिनते हैं या दीवार में जब उनको चिना जाता है या जब उनका प्रयोग किया जाता है इमारत बनाने में, उससे ठीक पहले उन ईंटों को भिगोया जाता है। तो कवि कहता है कि धीरे धीरे भीग रही हैं सारी ईंटें पानी में। ये ईंटें कौन सी? ये वैचारिक ईंटें, विचारों की ईंटें, जिन विचारों से एक नवीन इमारत बननी थी, ये विचार रूपी ईंटें धीरे धीरे भिगोई जा रही हैं, माने इन्हें सुलाया जा रहा है, इन्हें दबाने का जो यत्न है वो आरंभ हो चुका है। ईंटें भिगोने की प्रक्रिया से कवि का क्या अभिप्राय है कि जो विरोध के स्वर हैं या जो क्रांति के स्वर हैं, उन्हें धीरे 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 दबाने का प्रयास शुरू हो चुका है। तो जैसे कि भीगने वाली ईंटों को ये नहीं पता होता कि भीगने के बाद उनका अंजाम क्या होगा। क्या होता है उनका अंजाम? उन्हें चिन दिया जाता है, उन्हें एक ऐसे सीमेंट की चादर में लपेट दिया जाता है कि जहां से वो कभी बाहर नहीं आ पाती। तो ये विचार रूपी जो ईंटें हैं, उन्हें भी इसीलिए शायद भिगोया जा रहा है, शायद दबाया जा रहा है कि वो फिर पलट कर कभी सामने ना आ सके। धन्यवाद।